Good morning to all of you. Welcome to all in my class. Friend, this is अर्शना एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है डियर। अगर आप चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, हिट द बेल आइकन, प्रेस द नोटिफिकेशन सो दैट कोई भी नया कंटेंट डिलीवर होता है आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल एक इन्फॉर्मेशन है डियर, हमारे पेड बैच रन कर रहे हैं टीजीटी पीजीटी इकोनॉमिक्स, टीजीटी पीजीटी होम साइंस, सीटेट एग्जामिनेशन, 11th-12th इकोनॉमिक्स, 11th-12th होम साइंस, राइट। ये हमारे AWS एंड ऑल स्टेट एग्जामिनेशंस के बैचेस चल रहे हैं। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन एनी पेड बैच काइंडली कमेंट इन कमेंट बॉक्स, आई लेड यू इन माई पेड बैच, राइट डियर। इट वॉज ऑल अबाउट द इंफॉर्मेशन। हम NEP 2020 जो है के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जिसमें 2 वीडियो मैंने अपलोड कर दिए हैं। ये 3rd वीडियो है हमारा उसी के बारे में। जब तक कंप्लीट नहीं होता ये टॉपिक हमारा कंटिन्यू चलेगा, राइट। तो 3rd पॉइंट पर ही हम थे, राइट डियर। एंड ये हमारा है ड्रॉप आउट बच्चों की संख्या कम करना, करेक्ट। ड्रॉप आउट बच्चों की संख्या को कम करना हमारा नेक्स्ट जो है मोटिव है हमारा, कि जो हमारे ड्रॉप आउट बच्चे हैं उनकी संख्या कम की जाए, राइट। स्कूली शिक्षा प्रणाली के प्राथमिक लक्ष्यों में हमें यह सुनिश्चित करना है कि बच्चों का स्कूल में नामांकन हो, उन्हें नियमित रूप से विद्यालय भेजा जाए। सर्व शिक्षा अभियान, अब समग्र शिक्षा के नाम से जो जाना जाता है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम जैसी पहल के माध्यम से भारत ने हाल के वर्षों में प्राथमिक शिक्षा में लगभग सभी बच्चों का नामांकन प्राप्त करने में उल्लेखनीय प्रगति की है। हालांकि बाद के आंकड़े बच्चों के स्कूली व्यवस्था में ठहराव संबंधी कुछ गंभीर मुद्दों की ओर इशारा करते हैं। कक्षा 6ठी से 8वीं तक GER 90% है, 90.9% है। कक्षा 9 से 10 तक 11 और 11 से 12 के लिए क्रमशः 79 और 79.3 और 56.5 है। यह आंकड़े दर्शाते हैं किस प्रकार कक्षा 5 और विशेष रूप से 8 के बाद नामांकित छात्रों का एक महत्वपूर्ण अनुपात शिक्षा प्रणाली से बाहर हो जाता है। समझ पा रहे हो? बाहर हो जाता है 2017-18 में। ये डेटाज आप याद कर लेना माइंड में, ठीक है ना, क्लिक करके रख लेना। डेटाज आर मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर यू, राइट देयर। एंड ज़रूरी है, ये आपके काम आएंगे, ठीक। सो नामांकित छात्रों का एक महत्वपूर्ण जो है अनुपात शिक्षा से बाहर हो जाता है। 2017-18 में NSSO के 75वें 75th राउंड हाउस होल्ड सर्वे के अनुसार 6 to 17 ईयर के बीच की उम्र में विद्यालय न जाने वाले बच्चों की संख्या 3.22 करोड़ है। इन बच्चों को यथासंभव पुनः शिक्षा प्रणाली में शीघ्र वापस लाना देश की सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। भाई एजुकेशन ही नहीं रहेगा तो क्या करेंगे बच्चे, ठीक। इसके साथ ही 2030 तक प्री स्कूल के माध्यम से माध्यमिक स्तर में 100% सकल नामांकन अनुपात प्राप्त करने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ना होगा। भविष्य के छात्रों का ड्रॉप आउट दर भी कम करना होगा। पूर्व प्राथमिक से कक्षा 12 तक की शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा सहित देश के सभी बच्चों को सार्वभौमिक पहुंच और अवसर प्रदान करने के लिए एक ठोस राष्ट्रीय प्रयास किया जाएगा। कुल मिलाकर 2 पहल की जाएंगी जिससे बच्चों का विद्यालय में वापसी और आगे के बच्चों को ड्रॉप आउट होने से रोका जा सके। पहला प्रभावी और बुनियादी ढांचा प्रदान करता है ताकि सभी छात्रों को इसके माध्यम से प्री प्राइमरी स्कूल से कक्षा 12 तक सभी स्तरों पर सुरक्षित और आकर्षक स्कूली शिक्षा प्राप्त हो सके। इसके अतिरिक्त प्रत्येक स्तर पर नियमित प्रशिक्षित शिक्षक उपलब्ध कराने के अलावा विशेष देखभाल की जाए ताकि यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी स्कूल में अवस्थापना की कमी न हो। सरकारी स्कूल की विश्वसनीयता फिर से स्थापित की जाएगी और
ऐसा मौजूदा स्कूलों का उन्नयन और विस्तार करके जहाँ स्कूल नहीं है वहाँ अतिरिक्त गुणवत्ता स्कूल बनाकर छात्रावासों, विशेषकर बालिका छात्रावासों तक सुरक्षित और व्यवहारिक पहुँच प्रदान किया जा सके। कितनी बड़ी पहल है ना? ताकि सभी बच्चों को अच्छे से स्कूल में जाने, समुचित स्तर तक पढ़ने का अवसर मिल सके। प्रवासी मजदूरों के बच्चों और विविध परिस्थितियों में स्कूल छोड़ने वाले बच्चों को मुख्य धारा शिक्षा में वापस लाने के लिए सिविल समाज के सहयोग से वैकल्पिक और नवीन शिक्षा केंद्र स्थापित किए जाएंगे। दूसरा यह कि स्कूलों में सभी बच्चों की सहभागिता सुनिश्चित हो सके। इसके लिए बहुत ध्यान से सभी विद्यार्थियों की ट्रैकिंग करनी होगी। साथ साथ उनके सीखने के स्तर पर भी नज़र रखनी होगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे किस नंबर 1 स्कूल में दाखिला ले रहे हैं, उपस्थित हो रहे हैं। सेकंड, ड्रॉप आउट बच्चों के लौटने, यदि वे पीछे रह गए हैं तो उन्हें पुनः मुख्यधारा से जोड़ने के लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध हैं। फाउंडेशन स्टेज से लेकर 12th क्लास तक, कक्षा 12 तक की स्कूली शिक्षा के जरिए 18 वर्ष की आयु तक सभी बच्चों को समान गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने के लिए बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। प्रशिक्षित शिक्षकों और कार्मिकों की भर्ती विद्यालय में की जाएगी, जिससे शिक्षक हमेशा छात्रों और उसके अभिभावक के साथ कार्य कर सकें। इसके साथ यह भी सुनिश्चित किया जा सके कि विद्यार्थी विद्यालय आ रहे हैं और सीख रहे हैं। राज्य और जिला स्तर पर दिव्यांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण से जुड़े सिविल सोसाइटी संगठन, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभागों के प्रशिक्षित और योग्य सामाजिक कार्यकर्ता राज्य, केंद्र शासित प्रदेश सरकारों द्वारा अपनाए गए विभिन्न नवीन तंत्रों के माध्यम से इस आवश्यक कार्य को करने में स्कूलों से जुड़े हो सकते हैं। जब एक बार विद्यालय का संरचनात्मक ढांचा और बच्चों की भागीदारी सुनिश्चित हो जाए तो कक्षा की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए काम करना होगा और छात्रों को कक्षा से जोड़े रखना एक महत्वपूर्ण काम होगा ताकि छात्र, विशेष रूप से लड़कियां, सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समूहों के विद्यार्थी, उनके माता पिता स्कूल में भागीदारी के प्रति अपनी रुचि न खोएं। इसके लिए एक मजबूत चैनल, स्थानीय भाषा के ज्ञान के साथ उत्कृष्ट शिक्षकों के लिए प्रोत्साहन प्रणाली की आवश्यकता होगी, जो उन क्षेत्रों में तैनात किए जाएं जहां ड्रॉप आउट दरें विशेष रूप से अधिक हैं। सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समूहों SEDG विशेष जोर देते हुए सभी छात्रों को सीखने में मदद करने के लिए स्कूली शिक्षा दायरे को व्यापक बनाना होगा ताकि औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा के अंदर सीखने के विभिन्न रास्ते उपलब्ध हो सके। भारत के उन युवाओं के लिए जो NIOS और राज्यों के ओपन स्कूलों द्वारा प्रस्तुत ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग ODL कार्यक्रम का विस्तार सुदृढ़ीकरण किया जा सके ताकि ऐसे युवाओं को सीखने की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। NIOS अपने वर्तमान NIOS का फुल फॉर्म क्या है बेटा? ये थोड़ा सा आप जो है वो कीजिए, फाइंड आउट कीजिए, ठीक? और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। वर्तमान कार्यक्रमों के अलावा निम्नलिखित कार्यक्रमों को भी ऑफर करेगा। ABC स्तरों की शिक्षा जो औपचारिक स्कूल प्रणाली के 358 के बराबर है। माध्यमिक शिक्षा कार्यक्रम जो कक्षा 10 और 12 के बराबर है। व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम और वयस्क साक्षरता और जीवन संवर्धन कार्यक्रम। NIOS की तर्ज पर राज्य सरकारों को प्रोत्साहित किया जाएगा कि वे अपने राज्यों में पूर्व से स्थापित स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग NIOS क्या है? ओपन स्कूलिंग है, ठीक है ना? ओपन स्कूलिंग SIOS को सशक्त करके नए संस्थानों की स्थापना करें। क्षेत्रीय भाषाओं में उपरोक्त कार्यक्रम इन संस्थानों के जरिए चलाए जाएं। दोनों
सरकारों और गैर सरकारी संस्थानों के लिए विद्यालय के निर्माण को सरल करने, संस्कृति, भूगोल, सामाजिक संरचना के आधार पर स्थानीय विविधताओं को प्रोत्साहित करने और शिक्षा के वैकल्पिक मॉडल बनाने की अनुमति देने के लिए स्कूलों के निर्माण संबंधी नियमों को हल्का बनाया जाएगा। इसके फोकस इनपुट पर कम और वांछित सीखने के परिणामों से संबंधित आउटपुट क्षमता पर अधिक केंद्रित होगा। इनपुट संबंधित विनियम कुछ विशेष क्षेत्रों तक सीमित होंगे, जिनका अध्याय 8 में उल्लेख किया गया है। स्कूलों के अन्य मॉडलों को भी पायलट किया जाएगा, जिसमें सार्वजनिक फिलैंथ्रोपिक साझेदारियां शामिल हैं। बच्चों के अधिगम में सुधार के लिए भूतपूर्व विद्यार्थियों समुदाय से स्वयंसेवी प्रयासों को प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके लिए स्कूलों में एक बच्चे के लिए ट्यूटरिंग, साक्षरता शिक्षण, अन्य मदद हेतु अतिरिक्त कक्षाएं आयोजित करना, शिक्षकों को शिक्षण में मार्गदर्शन मदद उपलब्ध कराना, विद्यार्थियों को व्यवसाय संबंधी मार्गदर्शन देना, प्रौढ़ शिक्षा केंद्रों में प्रौढ़ साक्षरता में सहयोग देना आदि है। इस दृष्टि से स्कूल के भूतपूर्व विद्यार्थियों और स्थानीय समुदाय के स्वस्थ वरिष्ठ नागरिकों से उपयुक्त व्यक्तियों की पहचान की जाएगी। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए साक्षर स्वयंसेवकों, सेवानिवृत्त वैज्ञानिकों, सरकारी अर्ध-सरकारी कर्मचारियों, भूतपूर्व विद्यार्थियों, शिक्षाविदों का एक डेटाबेस तैयार किया जाएगा। स्कूलों में पाठ्यक्रम और सशस्त्र शिक्षण शास्त्र अधिगम समग्र, एकीकृत, आनंददायी और रुचिकर होना चाहिए। 5334 ये नया पैटर्न हमारा क्या है? 5334 है, ठीक है ना। के नए डिज़ाइन में स्कूल का पाठ्यक्रम और शिक्षण शास्त्र को पुनर्गठित करना। ठीक, स्कूली शिक्षा के पाठ्यक्रम और शैक्षिक ढांचे को पुनर्गठित किया जाएगा ताकि 3 to 8, 8 to 11, 11 to 14, 14 to 18, ठीक है ना, की उम्र के विभिन्न पड़ावों पर विद्यार्थियों के विकास की अलग अलग अवस्थाओं के मुताबिक उनकी रुचियों, विकास और ज़रूरतों पर समुचित ध्यान केंद्रित किया जा सके। इसके लिए स्कूली शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम और शैक्षिक ढांचे और पाठ्यक्रम रूपरेखा 5334 डिज़ाइन से मार्गदर्शित होगी, जिसके तहत क्रमशः फाउंडेशन स्टेज 2 भागों में अर्थात आंगनबाड़ी और प्री स्कूल के 3 साल, प्राथमिक स्कूल में कक्षा 1 से 2 में 2 साल, 3 से 8 वर्ष के बच्चों सहित प्रीपरेटरी स्टेज 3 to 5 यानी 3 से 5, 8 से 11 वर्ष के बच्चों तथा मिडिल स्कूल 6 to 8, 11 to 14 ईयर्स के बच्चे, सेकेंडरी 9 to 12, ठीक है ना, 9 to 12 यानी 9 to 10 और 11 to 12, ठीक है ना, 14 से 18 ईयर के बच्चों को शामिल किया जाएगा। राइट है। फाउंडेशन स्टेज में 5 वर्षीय लचीले बहुस्तरीय खेल गतिविधि आधारित अध्ययन और ECCE के पाठ्यक्रम और शिक्षण शास्त्र शामिल होंगे, जो पैरा 1.2 में उल्लिखित है। प्रिपरेटरी स्टेज 3 वर्ष की होगी, जो फाउंडेशन स्टेज की खेल, खोज और गतिविधि आधारित शिक्षण शास्त्रीय शैली से आगे बढ़ेगी। कुछ हल्के फुल्के पाठ्यक्रम आधारित शिक्षण को शामिल किया जाएगा और इस प्रकार ज़्यादा औपचारिक लेकिन संवादात्मक कक्षा शैली के जरिए अध्यापन की ओर बढ़ेगी, जिसमें पढ़ने, लिखने, बोलने, शारीरिक शिक्षा, कला, भाषा, विज्ञान और गणित भी शामिल होंगे। मिडिल स्टेज में भी 3 वर्ष की शिक्षा होगी और इसमें विषय विशेषज्ञ शिक्षकों द्वारा
विषय की अमूर्त अवधारणाओं पर काम करना शुरू होगा, जिसके लिए विद्यार्थी की पर्याप्त तैयारी हो चुकी होगी। यह कार्य विज्ञान, गणित, कला, खेल, सामाजिक विज्ञान, मानविकी, व्यावसायिक विषयों में होंगे। हर विषय में अनुभव आधारित शिक्षण और विषय विशेषज्ञों के आ जाने के बावजूद विषयों पर परस्पर संबंध देखने को प्रोत्साहित किया जाएगा। हाई स्कूल या सेकेंडरी स्टेज में 4 साल के बहुविषयक अध्ययन शामिल होंगे, जो स्टेज के विषय उन्मुख शिक्षा क्रमीय और शिक्षण शास्त्रीय शैली पर आधारित होंगी, लेकिन अधिक गहराई, अधिक आलोचनात्मक सोच, जीवन की आकांक्षाओं पर अधिक ध्यान, विद्यार्थियों द्वारा विशेष विषयों के चुनाव को लेकर अधिक लचीलेपन होंगे। विशेष रूप से यदि किसी की इच्छा हो तो ग्रेड 10 के बाद व्यावसायिक या विशेषज्ञता प्राप्त स्कूल में ग्रेड 11-12 में अनेक अन्य कोर्स के चुनाव के विकल्प लगातार विद्यार्थियों के लिए बने रहेंगे। उपरोक्त चरण विशुद्ध रूप से पाठ्यक्रमणीय और शैक्षणिक हैं, जिन्हें कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया जाएगा कि ताकि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के अनुरूप विद्यार्थियों का सीखना हो सके। ये चरण राष्ट्रीय और राज्य शिक्षा क्रमों और सीखने सिखाने की रणनीति के विकास को मार्गदर्शन देने में मदद करेंगे, लेकिन इनका प्रभाव भौतिक अवसंरचनाओं पर नहीं पड़ेगा। विद्यार्थियों का समग्र विकास सभी स्तरों पर पाठ्यचर्या और शिक्षा विधि का समग्र केंद्रबिंदु शिक्षा प्रणाली को रटने की पुरानी प्रथा से अलग वास्तविक समझ और ज्ञान की ओर ले जाना है। शिक्षा उद्देश्य केवल संज्ञानात्मक समझ न होकर चरित्र निर्माण 21वीं शताब्दी के मुख्य कौशल से सुसज्जित करना है। वास्तव में ज्ञान एक छुपा हुआ खजाना है और शिक्षा व्यक्ति की प्रतिभा के साथ इसे प्राप्त करने में मदद करती है। पाठ्यचर्या और शिक्षा विधि को इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए पुनः तैयार किया जाएगा। पूर्व विद्यालय से उच्चतर शिक्षा तक प्रत्येक स्तर में एकीकरण के लिए विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट कौशल और मूल्य की पहचान की जाएगी। शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में इन कौशलों मूल्यों को आत्मसात किया जा रहा है। यह सुनिश्चित करने के लिए पाठ्यचर्या ढांचा और संपर्क तंत्र विकसित किया जाएगा। एनसीईआरटी इन अपेक्षित कौशल की पहचान करेगा और आरंभिक बाल्यावस्था एवं स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढांचे में उनके व्यवहार के लिए तंत्र शामिल होंगे। अनिवार्य अधिगम और आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ाने के लिए पाठ्यक्रम की विषय वस्तु को कम करना। पाठ्यक्रम की विषय वस्तु को प्रत्येक विषय में कम करके इसे बेहद बुनियादी चीज़ों पर केंद्रित किया जाएगा, ताकि आलोचनात्मक चिंतन और समग्र खोज आधारित चर्चा आधारित विशेष आधारित अधिगम पर जरूरी ध्यान दिया जा सके। यह विषय वस्तु अब मुख्य अवधारणाओं, विचारों, अनुप्रयोगों और समस्या समाधान पर केंद्रित होगी। शिक्षण और सीखना अधिक संवादात्मक तरीके से संचालित होगा। सवाल पूछने को प्रोत्साहित किया जाएगा और कक्षाओं में नियमित रूप से अधिक रुचिकर, रचनात्मक और सहयोगात्मक खोजपूर्ण गतिविधियां होंगी, ताकि गहन और प्रायोगिक सीख सुनिश्चित किया जा सके। प्रायोगिक अधिगम सभी चरणों में प्रायोगिक आधारित अधिगम को अपनाया जाएगा, जिसमें अन्य चीज़ों के अलावा स्वयं करके सीखना, प्रत्येक विषय में कला, खेल को एकीकृत किया जाएगा। कहानी आधारित शिक्षण शास्त्र को प्रत्येक विषय में एक मानक शिक्षण शास्त्र के तौर पर देखा जाएगा। साथ ही विभिन्न विषयों के बीच संबंधों की खोज को प्रोत्साहित किया जाएगा। वर्तमान अधिगम प्रतिमान लर्निंग आउटकम और वांछनीय अधिगम परिणाम के बीच खाई को पाटने के लिए कुछ विषयों में कक्षीय प्रक्रियाओं में परिवर्तन होंगे। जहाँ भी उचित होगा वहाँ इन्हें दक्षता आधारित अधिगम और शिक्षा की ओर उन्मुख किया जाएगा। आकलन के उपकरणों, जिसमें सीखने के रूप में
के लिए का आकलन किया जाएगा। आकलन शामिल है को दिए गए वर्ग के हर विषय के अधिगम परिणामों, क्षमताओं, रुझानों के साथ संरेखित किया जाएगा। कला समन्वय आर्ट इंटीग्रेशन एक क्रॉस करिकुलर शैक्षणिक दृष्टिकोण है जिसमें विविध विषयों की अवधारणाओं के अधिगम आधार के रूप में कला और संस्कृति के विभिन्न अवयवों का उपयोग किया जाता है। अनुभव आधारित अधिगम पर विशेष बल दिए जाने के अंतर्गत कला समन्वित शिक्षण को कला प्रक्रियाओं में स्थान दिया जाएगा, जिससे न सिर्फ कक्षा ज़्यादा आनंदपूर्ण बनेगी बल्कि कला और संस्कृति के शिक्षण में समावेश से भारतीयता से भी बच्चों का परिचय हो जाएगा। इस अप्रोच से शिक्षा और संस्कृति के परस्पर संबंधों को भी मजबूती मिलेगी। खेल समन्वय एक और क्रॉस करिकुलर शैक्षणिक दृष्टिकोण है जिसके तहत स्थानीय खेलों सहित विविध शारीरिक गतिविधियों का शिक्षण प्रक्रियाओं में उपयोग किया जाता है ताकि परस्पर सहयोग, स्वतः पहल करना, स्वयं निर्देशित होकर कार्य करना, स्व अनुशासन, टीम भावना, जिम्मेदारी, नागरिकता आदि जैसे कौशल विकसित करने में सहायक हो सकें। खेल समन्वय अधिगम कक्षा के दौरान होगा ताकि छात्रों को फिटनेस को एक आजीवन दृष्टिकोण के रूप में अपनाने और फिट इंडिया मूवमेंट में परिकल्पित किए गए अनुसार फिटनेस के स्तर के साथ साथ संबंधित जीवन कौशल प्राप्त करने में मदद मिल सके। शिक्षा में खेलों के समन्वय की आवश्यकता को पहले ही पहचाना जा चुका है क्योंकि इससे बच्चों के शारीरिक और मनोवैज्ञानिक कल्याण के माध्यम से सर्वांगीण विकास होता है और संज्ञानात्मक क्षमताएं भी बढ़ती हैं। कोर्स चुनाव के विकल्पों में लचीलेपन के माध्यम से छात्रों को सशक्त बनाना, विद्यार्थियों को विशेष रूप से माध्यमिक विद्यालय में अध्ययन करने के लिए अधिक लचीलापन और विषयों के चुनाव के विकल्प दिए जाएंगे। इनमें शारीरिक शिक्षा, कला और शिल्प तथा व्यावसायिक विषय भी शामिल होंगे ताकि विद्यार्थी अध्ययन और जीवन की योजना के अपने रास्ते तैयार करने के लिए स्वतंत्र हो सके। साल दर साल समग्र विकास और विषयों के पाठ्यक्रमों के चुनाव विकल्पों का होना माध्यमिक विद्यालय की नई शिक्षा की नई विशेषता होगी। पाठ्यक्रम के अतिरिक्त पाठ्यक्रम, सह पाठ्यक्रम, कला, मानविकी, विज्ञान अथवा व्यावसायिक या एकेडमिक धारा जैसी कोई श्रेणियां नहीं होंगी। विज्ञान, मानविकी, गणित के अलावा भौतिक शिक्षा, कला, शिल्प, व्यावसायिक कौशल जैसे विषयों को यह विचार करते हुए कि उम्र के प्रत्येक पड़ाव पर विद्यार्थी के लिए क्या रुचिपूर्ण है, क्या सुरक्षित है, क्या नहीं, स्कूल के पूरे पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। स्कूली शिक्षा के 4 चरणों में से प्रत्येक विभिन्न क्षेत्रों में जो संभव है उसके अनुसार एक सेमेस्टर या अन्य प्रणाली की ओर बढ़ने पर विचार किया जा सकता है, जो छोटे मॉड्यूल को शामिल करने की अनुमति देता है, या ऐसे कोर्स जिन्हें वैकल्पिक दिनों पर शिक्षण होता है ताकि अधिक विषयों का एक्सपोजर मिले और अधिक लचीलेपन को सुनिश्चित किया जा सके। राज्यों को कला, विज्ञान, मानविकी, भाषा, खेल और व्यावसायिक विषयों सहित व्यापक श्रेणी विषयों के अधिक से अधिक लचीलेपन और आनंद के इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अभिनव तरीकों पर ध्यान देना चाहिए। बहुभाषावाद और भाषा शक्ति। यह सर्वविदित है कि छोटे बच्चे अपने घर की भाषा, मातृभाषा में सार्थक अवधारणाओं को अधिक तेजी से सीखते हैं और समझ लेते हैं। घर की भाषा आमतौर पर मातृभाषा या स्थानीय समुदायों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है। हालांकि कई बार बहुभाषी परिवारों में परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा बोली जाने वाली एक घरेलू भाषा हो सकती है जो कभी-कभी मातृभाषा या स्थानीय भाषा से भिन्न हो सकती है। जहाँ तक संभव हो कम से कम ग्रेड 5 तक, लेकिन बेहतर होगा कि यह ग्रेड 8 और उससे भी आगे हो सके।
शिक्षा का माध्यम घर की भाषा, मातृभाषा, स्थानीय भाषा, क्षेत्रीय भाषा होगी। इसके बाद घर स्थानीय भाषा को जहाँ भी संभव हो सके भाषा के रूप में पढ़ाया जाता रहेगा। सार्वजनिक और निजी दोनों तरह के स्कूल इसका पालन करेंगे। विज्ञान सहित सभी विषयों में उच्चतर गुणवत्ता वाली पाठ्यपुस्तकों घरेलू भाषाओं मातृभाषा में उपलब्ध कराया जाएगा। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी प्रयास जल्दी किए जाएंगे। बच्चे द्वारा बोली जाने वाली भाषा शिक्षण के माध्यम से यदि कोई अंतराल मौजूद हो तो उसे समाप्त किया जा सके। ऐसे मामले में जहां घर की भाषा पाठ्य सामग्री उपलब्ध नहीं है, छात्रों और छात्रों के बीच संवाद की भाषा भी जहाँ तक संभव हो वहाँ घर की भाषा बनी रहेगी। शिक्षकों को उन छात्रों के साथ जिनके घर की भाषा मातृभाषा शिक्षा के माध्यम से भिन्न है, द्विभाषी शिक्षण अधिगम सामग्री सहित द्विभाषी अप्रोच का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। सभी भाषाओं को सभी छात्रों को उच्चतर गुणवत्ता के साथ पढ़ाया जाएगा। एक भाषा को अच्छी तरह से सीखने के लिए इसे शिक्षा का माध्यम होने की आवश्यकता नहीं है। जैसा कि अनुसंधान स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि बच्चे 2 से 8 वर्ष की आयु के बीच जल्दी भाषा सीखते हैं। बहुभाषिकता से इस उम्र के बच्चों को बहुत अधिक संज्ञानात्मक लाभ मिलता है। फाउंडेशन स्टेज की शुरुआत और इसके बाद से ही बच्चों को विभिन्न भाषाओं लेकिन मातृभाषा पर विशेष जोर एक्सपोजर दिया जाएगा। सभी भाषाओं को एक मनोरंजन संवादात्मक शैली में पढ़ाया जाएगा जिसमें बहुत सारी संवादात्मक बातचीत होगी। शुरुआती वर्षों में पढ़ने और बाद में मातृभाषा में लिखने के साथ साथ ग्रेड 3 और आगे की कक्षाओं में अन्य भाषाओं में पढ़ने और लिखने के लिए कौशल विकसित किए जाएंगे। केंद्र और राज्य दोनों सरकारों की ओर से देश भर की सभी क्षेत्रीय भाषाओं और विशेष रूप से संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित सभी भाषाओं में बड़ी संख्या में भाषा शिक्षकों में निवेश का एक बड़ा प्रयास होगा। राज्य विशेष रूप से भाषा के विभिन्न क्षेत्रों के राज्य अपने अपने राज्यों में त्रिभाषा फॉर्मूले को अपनाने के लिए साथ ही देश भर में भारतीय भाषाओं के अध्ययन को प्रोत्साहित करने के लिए बड़ी संख्या में शिक्षकों को नियुक्त करने के लिए आपस में द्विपक्षीय समझौते कर सकते हैं। विभिन्न भाषाओं को सीखने के लिए भाषा शिक्षण को लोकप्रिय बनाने के लिए तकनीक का बृहद उपयोग किया जाएगा। संवैधानिक प्रावधानों लोगों क्षेत्रों और संघ की आकांक्षाओं बहुभाषावाद राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने की ज़रूरत का ध्यान रखते हुए त्रिभाषा फॉर्मूले को लागू किया जाना जारी रहेगा। हालांकि 3 भाषा के इस फॉर्मूले के मामले में काफ़ी लचीलापन रखा जाएगा। किसी भी भाषा पर कोई भाषा थोपी नहीं जाएगी। किसी भी राज्य पर कोई भाषा थोपी नहीं जाएगी। बच्चों द्वारा सीखी जाने वाली 3 भाषा के विकल्प राज्य क्षेत्र और निश्चित रूप से छात्रों के स्वयं के जिनमें से कम 3 में से 2 भारतीय भाषाएं हों। विशेष रूप से जो छात्र 3 में से 1 या अधिक भाषा बदलना चाहते हैं वे ग्रेड 6 या 7 में कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करने के लिए उन्हें 3 भाषाओं में से किसी एक भारतीय भाषा को उसके साहित्य स्तर पर अध्ययन करना शामिल है। माध्यमिक कक्षाओं तक के अंत तक बुनियादी दक्षता हासिल करके दिखाना होगा। इस संबंध में उच्चतर गुणवत्ता वाली विज्ञान गणित में द्विभाषी पुस्तकों शिक्षण अधिगम सामग्री को तैयार करने के सभी प्रयास किए जाएंगे ताकि विद्यार्थी दोनों विषयों पर सोचने और बोलने के लिए अपने घर की भाषा मातृभाषा और अंग्रेजी दोनों में सक्षम हो सके। जैसा कि दुनिया भर के कई विकसित देशों में यह देखने को मिलता है कि अपनी भाषा संस्कृति और परंपराओं में शिक्षित होना कोई बाधा नहीं है, बल्कि वास्तव में शैक्षिक सामाजिक और
तकनीकी प्रगति के लिए इसका बहुत बड़ा लाभ ही होता है। भारत की भाषाएं दुनिया में सबसे समृद्ध, सबसे वैज्ञानिक, सबसे सुंदर, सबसे अधिक व्यंजक भाषा में से हैं, जिनमें प्राचीन आधुनिक साहित्य, गद्य और कविता दोनों के विशाल भंडार हैं। इन भाषा में लिखी गई फिल्म, संगीत, साहित्य भारत की राष्ट्रीय पहचान, धरोहर है। सांस्कृतिक और राष्ट्रीय एकीकरण की दृष्टि से सभी युवा भारतीयों को अपने देश की भाषाओं के विशाल और समृद्ध भंडार, इनके साहित्य के खजाने के बारे में जागरूक होना चाहिए। इस प्रकार देश में प्रत्येक विद्यार्थी पढ़ाई के दौरान द लैंग्वेज ऑफ इंडिया पर एक मज़ेदार प्रोजेक्ट गतिविधि में भाग लेगा। उदाहरण के लिए 6 to 8 ग्रेड में एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल। इस प्रोजेक्ट गतिविधि में छात्र अधिकांश रूप से मुख्य भारतीय भाषाओं की उल्लेखनीय एकता के बारे में जानेंगे, जिसके तहत उनके सामान्य ध्वन्यात्मक, वैज्ञानिक रूप से व्यवस्थित वर्णमाला लिपियों, उनके सामान्य व्याकरणिक संरचनाओं, संस्कृत अन्य शास्त्रीय भाषा से इनकी शब्दावली के स्रोत और उद्भव को ढूंढने से लेकर इन भाषा के समृद्ध अंतर, प्रभाव और अंतरों को समझना शामिल होगा। वे यह भी जानेंगे कि कौन से भौगोलिक क्षेत्र में कौन सी भाषाएं बोलते हैं, आदिवासी भाषाओं की प्रकृति और संरचना को समझेंगे और भारत की हर प्रमुख भाषा में कुछ पंक्तियां और प्रत्येक के समृद्ध और उभरते साहित्य के बारे में कुछ कहना चाहेंगे। आवश्यक अनुवाद के माध्यम से इस तरह की गतिविधि से उन्हें भारत की एकता और सुंदर संस्कृति, विरासत और विविधता दोनों का एहसास होगा और अपने पूरे जीवन भर वे भारत के अन्य हिस्सों के लोगों से मिलने और घुलने मिलने में सहज महसूस करेंगे। यह प्रोजेक्ट गतिविधि एक रुचिकर, आनंददायी गतिविधि होगी। इसमें किसी भी रूप में मूल्यांकन नहीं होगा। भारत की शास्त्रीय भाषाओं और साहित्य के महत्व, प्रासंगिकता और सुंदरता को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। संस्कृत संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित एक महत्वपूर्ण आधुनिक भाषा होते हुए भी इसका शास्त्रीय साहित्य इतना विशाल है कि सारे लैटिन और ग्रीक साहित्य को भी यदि मिलाकर इसकी तुलना की जाए तो भी इसकी बराबरी नहीं कर सकता। संस्कृत साहित्य में गणित, दर्शन, व्याकरण, संगीत, राजनीति, चिकित्सा, वास्तुकला, धातु विज्ञान, नाटक, कविता, कहानी और बहुत कुछ, जिन्हें संस्कृत ज्ञान प्रणालियों के रूप में जाना जाता है, के विशाल खजाने हैं। इन सबको विभिन्न धर्मों के लोगों के साथ साथ गैर धार्मिक लोगों और जीवन के विभिन्न क्षेत्रों और सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के लोगों द्वारा हजारों वर्षों में लिखा गया है। इस प्रकार संस्कृत को त्रिभाषा के मुख्यधारा विकल्प के साथ स्कूल और उच्चतर शिक्षा के सभी स्तरों पर छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण समृद्ध विकल्प के रूप में पेश किया जाएगा। यह उन तरीकों से पढ़ाया जाएगा जो दिलचस्प और अनुभवात्मक होने के साथ साथ समकालीन रूप से प्रासंगिक हैं, जिनमें संस्कृत ज्ञान प्रणाली का उपयोग शामिल है और विशेष रूप से ध्वनि और उच्चारण के माध्यम से फाउंडेशन और मिडिल स्कूल स्तर पर संस्कृत की पाठ्य पुस्तकों को संस्कृत के माध्यम से संस्कृत पढ़ाने, एसटीएस और इसके अध्ययन को आनंददायी बनाने के लिए एक सरल मानक संस्कृत SSS यानी SSS ठीक में लिखा जाएगा। भारत में शास्त्रीय तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़ीसा आज सहित अन्य भाषाओं में एक समृद्ध साहित्य है। बेटा लग रहा है बहुत ज़्यादा है क्या? एक काम करते हैं, मैं थोड़ा स्टॉप करती हूँ, 4.18 से फिर से रीस्टार्ट करेंगे। लव यू ऑल गाइस।